कि अगर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, कुछ करना चाहते हैं और कुछ वाकई बड़ा करना चाहते हैं, आप बड़ा सोचते हो, बड़ी कभी कभी मुंह से बड़ी बात निकल जाती है, तो आपके आसपास के लोग जरूर आपका मजाक उड़ाएंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे। ये होना तय है। अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो, कुछ नया करने की सोच रहे हो, तो मजाक तो बहुत उड़ता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। हर कदम पे एक मजाक उड़ता था। इंग्लिश बहुत खराब थी क्योंकि हिंदी में माध्यम से मेरी पढ़ाई हुई, और हमारे टीचर्स भी जो थे उनकी भी जो प्रोनाउंसिएशन था वो इतना ऐसा था कि जब हम लोग उसको बोलते थे तो पूरा क्लास हंसता था। हम समझ ही नहीं पाते थे ये हंस क्यों रहे हैं, मतलब मैंने तो ठीक ही बोला है, बिकॉज हमने वही सुना था, हमने वही सुना था और वही हम बोल रहे हैं, तो उसमें गलत। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन इन रुड़की में इंजीनियरिंग क्लासेस में भी मैं इक्वेशन को बोलता था यूकेशन, क्योंकि हमने 10th एंड 12th में हमारे टीचर्स यूकेशन बोलते थे, यूकेशन नंबर 1, यूकेशन नंबर 2, हम भी वही बोलते थे। तो ऐसी गलतियों पे जो हमारे साथ के लड़के होते थे बहुत हंसते थे, तो हम लोग पास सिवाय खिसियाने के और कोई ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि हमारे हमें बताने वाला भी कोई नहीं था कि तुम ये गलत बोल रहे हो। सो आपको खुद ही सोचना पड़ता था कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं। तो जगह जगह स्टेप स्टेप से गलतियां होती हैं, आप सीखते हो। तो इसी क्रम में दिल्ली में मैंने कई कॉलेजेस में गया फॉर्म वगैरह लेने के लिए, तो वहां पे भी एक बड़ा जबरदस्त ह्यूमिलेशन हुआ जो मेरे दिल को अच्छे से छू गया, मतलब जैसे कहते हैं ना, हिला दिया। तो फॉर्म लेने गया तो एक कॉलेज में जनरली क्या फॉर्म देते हैं या मना कर देते हैं, बट दिस टाइम दिस क्लर्क ही केम आउट ऑफ द बॉक्स। वो जो विंडो थी उससे बाहर निकल कर आया। हुआ ये था कि मैं रात भर जर्नी करके पहुंचा था वहां पर आईएसबीटी से नॉर्थ कैंपस दिल्ली का पास में है, तो पहुंच गए वहां पे सुबह सुबह मुंह मुंह धोके ऐसे। तो दिल्ली में पढ़ना है, तो वो बाहर निकल के आ गया और बोलता है कि कहाँ से आए हो। तो मैंने पहले उसने 2-3 क्वेश्चन पूछे थे कि कहाँ से आए हो, मैंने कहा यूपी में। कहाँ से? यूपी में, एटा से। तो 2-3 क्वेश्चन पूछने का तो बेचारा बाहर ही आ गया। वो बोलता है, हाथ रख के बोलता है, सुनो कब आए? मैंने कहा सुबह सुबह आया हूँ। तो ऐसा करो, यहाँ से तुम, उसने मेरे को 2 रुपए की या 5 रुपए, मुझे अब याद नहीं है, मैं सिक्का दिया या नोट दिया कि जाओ वहां से सामने एक मुद्रिका उस जमाने में चला करती थी, बस उस पे बैठो, वापस आईएसबीटी चले जाओ, पिता का पैसा बर्बाद मत करो। तो उस वक्त इतना खराब लगा मुझे, इतना ह्यूमिलिएशन लगा कि ठीक है, एक पिछड़े इलाके से आए हैं, फॉर्म मांग रहे हैं आपसे, फॉर्म का पैसा भी दे रहे हैं, अगर देना है तो दे दो, नहीं देना तो इतनी बेइज्जती मत करो। लेकिन कई बार क्या होती है ना कि इन लोगों की जो बेइज्जती करते हैं यही आपका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। और मुझे अच्छे से याद है उस वक्त वहां से मैं निकला और पूरे रास्ते आईएसबीटी के रास्ते तक मेरी आंखों में से आंसू गिर रहे थे। तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने पूछा भी क्या हो गया, अब कुछ क्या बताऊं क्या हुआ। सो दैट वाज द बिगेस्ट ह्यूमिलिएशन दैट आई फेस्ड, कि क्या करें। एंड देन तब तक क्या था, मेरे साथ के बहुत सारे बच्चे जो थे वो तैयारी व्यारी कर रहे थे। फिर फाइनली मैं आगरा पहुंचा। आगरा में बहुत सारे लोगों को मैंने तैयारी करते हुए देखा। तो वहां पे फिर तैयारी के दौरान मैंने सोचा कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ। तो फिर उनसे मैंने किताबें ली, बहुत मतलब किताबें खरीदने लायक, मतलब ऑनेस्ट, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो कोर्सेज थे उस वक्त वो बहुत कॉस्टली थे मेरी पॉकेट के हिसाब से। तो उनको जीरोक्स कराता था मैं, एक बुकलेट को जीरोक्स करा लेता था 40 पैसे पर कॉपी के हिसाब से, उसको पूरा पढ़ लेते थे, फिर उसको वापस करके फिर नई मांग लेते थे। फ्रेंड्स वर वेरी कोऑपरेटिव। तो छोटी छोटी बुकलेट आती थी कोचिंग्स की, उनको पढ़ना शुरू किया और जुनून के साथ पढ़ाई शुरू करी। और मैंने महसूस किया, क्योंकि एक चीज है कि अगर जुनून हो ना, तो जो बात मैंने पहले भी कही थी, आपसे भी कही थी, कि टैलेंट कुछ नहीं होता, जुनून होता है तो टैलेंट चल के पीछे आता है। ये जितने आज बच्चे यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कभी ये मत सोचिएगा, कभी इस बात को सोच लेके डिप्रेस मत होइए यार वो टैलेंटेड है। टैलेंट कोई नहीं होता। सारे बच्चे एक से पैदा होते हैं, सारे बच्चे पैदा होते ही रोना शुरू कर देते हैं, उनको उनके बिहेवियर में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ उनकी ग्रूमिंग कैसी होती है उसमें फर्क होता है। तो वही चीज है, टैलेंट इज बेसिकली द प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस करते हो किसी काम को करने की, आप उतने ही हुनरमंद हो जाते हो। तो जर्नी की शुरुआत प्रिया ऐसी थी, आईटी वाईटी का हम लोग कुछ जानते वानते नहीं थे, बस लोग पत्थर मारते गए,
हम उन पत्थरों को अपना माइलस्टोन बनाते गए। दैट इज हाउ वी आगे बढ़ते गए। सो नाइस सर, सो इंस्पायरिंग। तो सर आपको शुरू से पता था कि आपको इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाना है, मतलब अरे जब आप आईटी ओ में माय आए और उसके बाद गुडनेस, अरे मैं आपको वही बता रहा हूँ, शुरू से तो अगर व्हेन आई लुक बैक, तब से इतना ड्रीम होता था। सबसे पहला ड्रीम मैं ईमानदारी से बताता हूँ, हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ जाए। सेकंड ड्रीम, कहीं बीएससी में अच्छा एडमिशन मिल जाए, तो वो अच्छा जगह एडमिशन हो गया। उसका ड्रीम ये था कि अब जब रुड़की में पहुंच गए तो लगा अब जॉब तो पक्का मिल ही जाएगा, अब तो जॉब पक्का मिल ही जाएगा। सो जॉब वाज द थर्ड ड्रीम, अच्छा जॉब मिल जाएगा। एंड जॉब के बाद ड्रीम था कि एक फोर व्हीलर खरीदेंगे, एक कार। उस जमाने में मारुति आ गई थी, तो एक मारुति ही थी बस, तो एक मारुति लेंगे और एक मकान मकान फ्लैट फ्लैट में रहेंगे, जिंदगी कट जाएगी, बस दैट्स इट। इतना ही सोचा था, इससे ज्यादा नहीं सोचा। really inspiring sir. Sir, Ravinder sir, now I would like to ask you, although we know about this, but No, still मैं आपसे आज before you क्योंकि ask आप me, दोनों साथ में हैं। before you हाँ ask जी प्रिया, me सर। anything, I would like मैं रविंदर भाई के बारे में कहना चाहता हूं कि दिस मैन, इनको तो आयरन मैन से कहा जाता है, लेकिन मुझे इस कहना चाहिए दिस मैन इनसाइड से, ऊपर से तो ह्यूमन है, पर अंदर से ये स्टील के बने हुए हैं। अगर आप जो हमारे व्यूअर्स उनको पता ना हो कि आयरन मैन होता क्या है, आयरन मैन उस टाइप का नहीं है सुपर कॉप, किसी को कह दिया तो सुपर कॉप बन गया। आयरन मैन इज ए कॉम्पिटिशन जो इंटरनेशनली होता है, और उसमें दुनिया भर के जो फिटेस्ट लोग होते हैं वो कॉम्पीट करते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट योर फिटनेस, इट्स अबाउट योर विल पावर। बहुत ही टफ कंपटीशन होता है, और जो मैं बता रहा हूं जरा आप उसके बारे में सोचिए। ये शुरुआत होती है इसकी 4 किलोमीटर स्विमिंग से। 4 किलोमीटर स्विमिंग करनी है आपको, उसके बाद 180 किलोमीटर्स आपको साइकिल चलानी है। 180 किलोमीटर्स लगातार, नॉन स्टॉप। इसकी 3 इवेंट होती हैं। और उसके बाद जब आप खुद सोचो, 4 किलोमीटर स्विमिंग पूल के 2 चक्कर नहीं लगते हैं। 4 चक्कर लगाने में लगता है कि हमने जैसे माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ाई चढ़ रही हो। अचीवमेंट समझते हैं हम लोग अगर 4 लेंथ लगा लेते हैं तो। बट लुक एट द विल पावर, 4 किलोमीटर्स। और वो भी कंपटीशन कौन सा, सारे यंगस्टर्स, 20-20, 22-22, 24-24 साल के लड़कों के साथ। रविंद्र भाई आपने किस एज में किया था? मैंने 50 प्लस में किया था। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। चरण कहाँ है आपके दादा? चरण कहाँ है दादा? ओ माय गुडनेस। सी प्रिया, मैं ये कहता हूं, ये होती है इंस्पायरिंग थिंग। तो मैं उसके बाद जो मैं बात बता रहा था, 4 किलोमीटर की स्विमिंग, 180 किलोमीटर की साइकिलिंग लगातार, बीच में कोई स्टॉप नहीं है, बिल्कुल कंपटीशन है, टाइम आपका स्टॉप वॉच चल रही है। उसके बाद जब आप सब कर चुके होते हैं, 42 किलोमीटर की मैराथन, और हर एक की टाइम लिमिट होती है। अगर उससे आपने ज्यादा किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इन सब करने के बाद 226 किलोमीटर की आपकी टोटल जर्नी होती है, आपको डिक्लेयर करते हैं आयरन मैन। एंड लुक एट दिस मैन, ही इज कॉम्पिटिंग विद द किड्स ऑफ विद हिज ओन किड्स, अपने बच्चों की उम्र के लोगों के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं। सो सी, ये विल पावर, इस विल पावर का अगर आधा भी, जो हमारे आज व्यूअर्स बच्चे इसे देख रहे हैं, इस विल पावर का अगर आप आधा विल पावर से भी एग्जाम दे देंगे ना, तो सिविल सर्विसेज यूं निकल जाएगा। आपको सिर्फ एक विल पावर की जरूरत होती है, डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, और डिटर्मिनेशन की प्रतिमूर्ति है रविंदर। आई वांट टू लिसन मोर अबाउट योर जर्नी रविंदर। सर एक्चुअली मोस्टली रविंद्र सर, हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, और आप हमारे साथ काफी बार यहाँ पे रहे हैं, और उसके बाद हमें सिर्फ लगता था कि आयरन मैन का एक टाइटल मिला है। आज जब सर ने उसको फिर से पूरा एक बार ब्रीफ कराया ना कि आयरन मैन का टाइटल मिलता कैसे है, तो वो इमेजिन भी नहीं हो रहा है कि हाँ। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा कोई कर भी सकता है। कोई कर भी सकता है, दैट टू 50 प्लस। एग्जैक्टली। सर आज आप एक बार फिर से बताइए कि एक बार मैं फिर से जानना चाहूंगी कि आप कैसे इंडियन पुलिस सर्विसेज की तरफ आए, कैसे मतलब ये जर्नी स्टार्ट हुई। वी वांट टू नो अगेन। थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट लेना चाहूंगा। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं नवनीत, और जिस तरह की इन्होंने स्ट्रगल बताई, ऑल दोज व्यूअर्स हु आर लिसनिंग टुडे, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ देम इज कि आप इससे क्या सीख रहे हैं। इससे ये सीख रहे हैं कि रिसोर्सेज शुड नॉट बी द क्रंच,
कि मेरे पास में ये नहीं है, मेरे पास में वो नहीं है। आपका विल पावर और डिटर्मिनेशन आपको वहां तक लेके जाता है। जैसे नवनीत सर ने बताया कि आप अगर डिटर्मिन्ड है कोई चीज करने में, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन मैन के बारे में मैंने बोला, आप डिटर्मिन्ड होने चाहिए, आपका गोल क्लियर होना चाहिए, फिर आप रास्ते आपको मिल जाते हैं, जैसे इन्होंने हाँ। अपनी जर्नी में बिल्कुल बताया। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, ये मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि कोई बोल नहीं सकता कि मेरे को ये मैं आईपीएस या यूपीएससी क्लियर करूंगा, कोई नहीं बोल सकता शुरू से। हम लोग सब बराबर होते हैं, जैसे नवनीत सर ने बताया। परंतु उसमें से कुछ लोग जो डिटर्मिन्ड होते हैं कि मुझे ये करना ही है, किसी भी हद तक जाके करना है, वो जुनून मेरे अंदर में है। ये मैं दोबारा से ये रिपीट कर रहा हूँ। मैं क्यों आईपीएस में कैसे और क्यों पुलिस ही मैंने प्रेफर किया, क्योंकि मेरे डैड पुलिस सर्विस में थे और मैं पुलिस लाइन में मेरा जन्म हुआ। वहाँ पुलिस लाइन में एक कल्चर ही था कि पुलिस वहाँ पे, उस टाइम तो बहुत पुरानी बात है जब लोग करते थे, बहुत आवाजें भी आती थी रात को। मैं बोलना नहीं चाहता क्यों आती थी क्रिमिनल्स की आवाजें, तो वो आप सब समझदार हैं। वैसे माहौल में मैं देख के बड़ा हुआ और इंजीनियरिंग किया बाद में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। और फिर जो है 90 से मैंने 3 साल नौकरी भी की, मैं गेल में था और उसके बाद 1 साल प्राइवेट सेक्टर में भी था। परंतु ये कि नहीं, मेरा मेरा गोल कुछ और है, मुझे कुछ और करना है, तो वो हम सब करते हुए उसके लिए पढ़ाई की। हर एक की अपनी अपनी जर्नी रहती है। रिसोर्सेज कुछ के पास ज्यादा होते हैं सो कॉल्ड, कुछ के पास कम होते हैं, मगर उन सब में एक चीज कॉमन होती है, उनकी जो विल पावर है वो कॉमन होती है सबकी। और वो विल पावर के आधार, क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो भी आप क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप किसी चीज में कम पढ़ रहे हैं कि आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, आप बैठे हुए काफी घंटे पढ़ रहे हैं, बट आप रियली में पढ़ रहे हैं कि नहीं, और आप कैसे पढ़ रहे हैं, स्मार्टली पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें उसमें बहुत मैटर करती हैं। तो इसी तरह से ये जर्नी रही मेरी। 12th के बाद में इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग के बाद में नौकरी, और साथ में मैंने जब ये शुरू किया तो फर्स्ट उसमें हमारा नहीं हुआ था, सेकंड में भी नहीं हुआ था, फिर जो है थर्ड उसमें मेरा ये हुआ इसमें सिलेक्शन। और फॉर्चुनेटली हम लोग साथ में थे। उसके बाद में ट्रेनिंग का हम बाद में शेयर करेंगे किस तरह से हुई, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स वी हैव टुडे विद अस। सिर्फ ये नहीं कि इनके ऊपर भोकाल, जो कि सेकंड लार्जेस्ट ओपनिंग जिसको मिला है, वो हमारे साथ आज स्पीकर जो हैं उनको मिला है। सब ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं सबको अगर हम गिनते हैं तो उसमें इनको मिला है। तो ये सेकंड सीजन चल रहा है। परंतु इसके अलावा भी पुलिस मेडल हो, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल हो, गैलेंट्री मेडल हो, ये सब चीजें नवनीत जी को मिली हैं। और सबसे बड़ी चीज जो है, सब लोगों का एक एम रहता है, अभी यूपी से है, कि मैं लखनऊ के मैं एसपी बनूं, जो हमें आईपीएस ऑफिसर हो या कोई भी है। तो ये यंगेस्ट ऑफिसर थे वहां के, और बाकी काम तो आप सबने सुना ही है कि किस तरह से इन्होंने काम किया है, किस तरह से क्रिमिनल्स को डीक्रिमिनलाइज किया या उस एरिया को डीक्रिमिनलाइज किया। ये बहुत सारी ये अच्छी चीजें जो मैं आपको बताना चाहता था इसमें। यस नवनीत। नवीन भाई, मैं एक बात चाहता हूं कि आप लगातार आपने अटेम्प्ट दिया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो उस बीच में बहुत डिमोटिवेशन आता है, कई बार फीलिंग ऑफ फेलियर आती है, लगता है नहीं होगा हमसे। तो और पढ़ते जब तैयारी करते तब भी कई बार मन में आता है नहीं होगा, छोड़ो यार, इतने इतने बड़े बड़े कॉलेज के टॉपर शॉपर उसको एग्जाम देंगे, हम कैसे कर पाएंगे। तो उस फीलिंग को आप कैसे बीट करते थे? ये चीज हमारे जो एस्पायरेंट्स है उनको बहुत मदद करेगी कि जब आप नेगेटिव थॉट्स आपके मन में बहुत ज्यादा आने लगते हैं, उनको कैसे काउंटर करें। और स्पेशली आज के माहौल में, जबकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं हमारे पास। जब हम लोग थे तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम थे। आज की डेट में एक नया चैलेंज है कि डिस्ट्रैक्शंस भर भर के आपके पास आ रहे हैं। साथ में फायदा भी है कि इंफॉर्मेशन भी बहुत आ रही है। हम लोग के पास इंफॉर्मेशन नहीं हुआ करती थी, हम लोग नोट्स ढूंढा करते थे। आज की बेस्ट मटेरियल अवेलेबल है इनके पास इंटरनेट पे, तो उसके फायदे भी है, नुकसान भी है। तो आपकी एडवाइस क्या होगी कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे काउंटर करें? तो नेगेटिव थॉट्स तो मैं आज भी देखता हूँ, क्योंकि आज हम जिस समय से कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आप पे सब लोग चाहते हैं कि पब्लिक भी चाहती है, हमारे सीनियर्स भी चाहते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो, हम लोग अच्छे से ये करें। तो परफॉर्मेंस सभी को चाहिए, परंतु उस समय जो मैं आज यूज कर रहा हूँ, मैं
मेडिटेशन टेक्निक्स ने जो मैं आज करता हूँ, विजुअलाइजेशन, उस समय भी मैं करता था ये सब चीजें, कि मन में क्लियर था कि ये मेरे को, ये मेरा गोल है और ये मुझे करना है। ट्रस्ट में नवनीत, आपने भी किया होगा कि जब हम पढ़ने के लिए बैठते तो सब चीजें भूल जाते थे, कौन रिश्तेदार, कौन घर में आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीजें हाँ, बिल्कुल कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती थी। और टीवी वगैरह हम नहीं देखते, मैं नहीं देखता उस टाइम टीवी, मैं रेडियो सुनता था, स्पॉटलाइट प्रोग्राम आता था। तो जब जब हम पढ़ के थक गए हैं तो उस टाइम पे स्विच ऑफ करते रहते थे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो सब्जेक्ट चेंज कर लिया, टॉपिक चेंज कर लिया, या कभी रेडियो सुन लिया। उस टाइम पे मैं कुछ कैसेट्स भी थी जो मिलती थी उस टाइम मार्केट में, तो उसमें उसमें ये क्वेश्चंस होते थे, तो क्वेश्चंस का आंसर तो वो दिमाग में बैठते हैं। जो आप आंख बंद करके आप सुन रहे हैं ना, तो सुनी हुई चीजें जब कोई हम डिस्कशन में होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से आज भी यूज की जा सकती है। बेशक हम, जैसे अब नवनीत सर ने बताया कि हम जैसे यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ, वहां डिस्ट्रैक्ट होता है, वो देख रहा है तो नेक्स्ट एकदम से होता है कि मैं कुछ और देख लूं, या हम अपने आप ही दूसरे उस पे सब्जेक्ट पे या टॉपिक स्विच पे कर चले। जाते हैं। ये जो है, ये इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, डिस्ट्रैक्ट करते हैं बहुत सारी चीजें। तो मैं इस तरह से मेरी जर्नी रही। नवनीत, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं एक चीज मैं बताना जरूर चाहूंगा कि डेली पढ़ाई में मैं अपना एक टारगेट बनाता था, कि फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट हुआ करता था, मुझे 50 पेजेस, A4 साइज के जो पेजेस होते हैं, मुझे 50 पेज भरने हैं। मतलब मुझे 50 पेज लिखना है। अब चाहे जैसे भी लिखो, 50 पेज मुझे लिखने हैं। तो कई बार होता था कि 50 पेज नहीं हो पाते थे, तो 40 हो जाते थे या करीब 30 रह जाते थे। कभी कभी मूड आपका नहीं होता उतना, तो फिर मैं उसको ये नहीं सोचता था अब रह गए तो रह गए, अब इसको आगे नहीं करना है। तो जितना छूट जाता था, अगर कल का मेरा टारगेट 50 पेजेस का था और 40 रह गए, तो आज मैं 60 करके उसे पूरा करूंगा। दैट वाज माय पनिशमेंट। जो कल मेरे से छूटा उसको आज कंपेंसेट करना है, क्योंकि इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो ये एक ट्रिक होती है जहां पे ये आपको मोटिवेटेड रखती है, और ये हर चीज में करती है। जैसे आजकल भी जब हम लोग फिटनेस रेजिमेंट पकड़ते हैं, मुझे 10 किलोमीटर दौड़ना है। अब एक दिन मान लो आप 8 ही दौड़ पाए, अगले दिन 12 दौड़ लीजिए, तो वो कॉम्पेंसेट करता है चीजों को, तो उससे आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। और रविंद्र सर की बात से एक याद आया कि हमारे यहाँ उस जमाने में, हमारे क्या सभी के यहाँ सिर्फ टेलीविजन हुआ करता था, और उसमें वीक में सिर्फ 2 दिन चित्रहार आया करता था, ओनली 2 डेज, बुधवार को, शुक्रवार को, 8 o'clock से लेके 8:30 तक। याद होगा रविंद्र सर, आपको भी पुराने जमाने की याद है। और हम लोग बेसब्री से इंतजार करते थे कि आज हमको बुधवार वाले दिन शाम को कुछ सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं भी देखने जाता था, कई बार बोर हो जाते थे तो चलो ठीक है देख लेते हैं। लेकिन 1-2 सॉन्ग देखने के बाद अंदर से ऐसा लगता था, गिल्ट फैक्टर आता था, अरे तू टाइम वेस्ट कर रहा है। तो अच्छा गाना चल रहा है, पता चला अमिताभ बच्चन का गाना चल रहा है, और उस जमाने में क्या होता था, पूरे मोहल्ले के लोग आके देखा करते थे। 10-20 लोग बैठे हुए हैं ड्राइंग रूम में, सब लोग बैठ के ऐसे करके देख रहे हैं, और मैं भी आके देख रहा हूँ। और एक गाना देखा और अगले गाने के बीच में उठ के चला गया। तो लोग मुड़ के देखते थे, यार ये पागल आदमी है, इतना अच्छा गाना चल रहा है अमिताभ बच्चन का, इसको भी छोड़ के चला गया। तो कई बार लोग मेरी माँ से भी मजाक करके पूछ लेते थे कि बहन जी आपका लड़का मतलब ठीक है, कोई हवा हवा तो नहीं है इसके ऊपर इसका बिहेवियर तो कुछ ऐसा ही है, एवे टाइप का बिहेवियर है इसका। तो ये जब आपके मन में जुनून इतना भरा हुआ होता है ना, कि टारगेट दिख रहा होता है, तो उस वक्त आप 5 मिनट भी खराब करते हो तो आपको गिल्ट आने लगता है कि नहीं यार ये मुझे नहीं करना है, मेरा टारगेट हुआ है, मेरा टारगेट हुआ है। और एक बात मैं बताऊं प्रिया आपको, जब जुनून सच्चा होता है ना, तो थकान नहीं होती यार, थकान होती ही नहीं। कितना भी पढ़ लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, रात के 2 बजे भी माइंड ऐसा बिल्कुल फ्रेश रहता है कि थकान होती ही नहीं। अगर सच्चा जुनून आपके मन में है, टारगेट क्लियर है, तो थकान नहीं होती। लोग कहते हैं मैं थक गया पढ़ते पढ़ते, थकान नहीं होती। फिर मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं, थकान नहीं होती। कैरी ऑन टू रविंद्र सर। Yes, please. Priya, if you want to add something or ask something. Ravinder sir, I just wanted to ask you something कि आप ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, तो क्या आपने अपनी प्रिपरेशन को अपने वर्क के साथ करा था, या फिर आपने अपनी जॉब को स्पेसिफिकली मूव करा था फॉर दिस प्रिपरेशन? नहीं, मैं उस टाइम पे पढ़ रहा था, परंतु जब लगा कि नहीं कम पढ़ रहा हूं मैं, तो फिर मैंने रिजाइन किया, और रिजाइन करके फिर मैं दोबारा से जो मैं गलतियां कर रहा था, जो मैंने कोचिंग ली, थोड़ा इसमें
तो फिर उसमें जो भी था, मतलब मैं फिर लाइब्रेरी के लिए भी जाता था कभी बीच में। वहाँ पे साउथ कैंपस में हमारी लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में मैं जाता था, उधर पढ़ता था। तो ये जो है ना, जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कम करने के लिए, आप जब बोर हो रहे हैं तो उस टाइम पे मैं उधर चला गया, तो वहाँ पे कुछ ग्रुप था, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे बात करता था। तो इसलिए जो है मैंने गैप लिया, और गैप में मैंने इस तरह से दोबारा से कहाँ कहाँ मेरी गलतियां रह रही हैं, क्या मेरे को और करना चाहिए, ये सब चीजें जो लिस्ट बनाई और ऐड होता गया उसके अंदर। तो फिर वो जो भी कमियां थी वो पूरी उस टाइम पे हुई, और फिर मैं डेडिकेटेडली 100% मैं उसी के लिए कर रहा, और फिर नेक्स्ट ईयर उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। Okay, sure, sir. Sir, now I want to ask you, Ravinder sir, I want to ask you कि आप लोग सेम बैच से हैं और काफी सारी यादें होंगी, काफी सारी मेमोरीज होंगी, और मैंने सुना है आप लोगों ने साथ में मिलके काफी सारे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करे थे अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे। तो उस टाइम पे जब आपकी फ्रेंडशिप थी, जब आप लोग साथ में आए, साथ में मिले, तो क्या उस टाइम से आपने सोचा था कि आज नवनीत सर सुपर कॉप की तरह बाहर आएंगे और आप आयरन मैन की तरह बाहर आएंगे? तब आपको क्या ऐसी कोई फीलिंग थी अंदर से कि आगे चल के ऐसा कुछ बड़ा होगा और हम किसी बड़ी जगह पहुंचेंगे? एक चीज तो क्लियर थी, क्योंकि एक दो एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा। जब हम वहां पे रहते हैं एनपीए में, नेशनल पुलिस एकेडमी में, तो हमारे स्क्वाड्स होते हैं। तो हमारा जो स्क्वाड था, 5 नंबर स्क्वाड था। नवनीत आपका 4 था? फर्स्ट हाँ, स्क्वाड हाँ, 1। इनका बहुत अच्छा स्क्वाड था, सब स्टॉलवर्ड्स थे उसमें, एंड दे वर द विनर आल्सो। तो वहां पे एक स्क्वाड जो है दूसरे स्क्वाड से लड़ता है, भिड़ता है कि हम ही जीतें। 3 गेम्स होती हैं, तो उसमें वो हमारी एक रहती है फाइट एक दूसरे से, तो उस तरह का, बट वो हेल्दी फाइट रहती है कि हम अपने आप को प्रूव करें कि वी आर द बेस्ट। दिस इज डन इन अ सटल वे, we don't know, we don't realize it, but our personality is shaped and oriented in that way, which is very very important. एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जो आप बता रहे हैं कि मालूम था कि ऐसा होगा। he is daredevil, और हम दोनों ने, we were actually chosen to perform a rock climbing Yes, event demo in the night, and in the those night, yes. ऑन बोथ। और वो था जो सबसे बड़ा जो वहां का हिल है उसके अंदर, नेशनल पुलिस एकेडमी में, उसके ऊपर था। Ravinder sir, that was the most difficult rock. या दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट रॉक। डिफिकल्ट रॉक जिसको ऑलमोस्ट 90% लोग कर नहीं पाते थे। नहीं कर पाते, और ये तो विदाउट सपोर्ट था कि आपको विदाउट सपोर्ट, कैराबाइनर या फिर रोप, नो कैराबाइनर, हाँ, विदाउट सपोर्ट। आप रात को गिरे तो गिरे। सो दिस वाज वेरी टफ, ट्रस्ट मी। और वो हमने किया, वो एक डेयर डेविल एक्ट था वो। हम लोग जब मिलते हैं हम लोग बात करते हैं कि वो किस तरह से हमने किया था। तो ये we too crazy did it. हाँ, idiots. So idiots. we did it. We enjoyed. You see, हम जो आज हम लोग ये बात भी कर रहे हैं, we are creating memories, और वो अगर ये मेमोरीज जो है आज हम याद कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं उस टाइम की मेमोरीज। सो दिस काइंड ऑफ मेमोरीज वी क्रिएट और वी एंजॉय इन फ्यूचर। तो जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि क्रिएट द बेस्ट मेमोरीज। आप अगर ये पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ते रहिए। जो आज हम आपको बता रहे हैं, आप इतनी आप में क्षमता रहनी चाहिए कि कल जब आप इस पोजीशन में आएंगे, आप भी दूसरों को इंस्पायर करें। उस तरह सोचने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग जो एनपीए में, बहुत सारी मेमोरीज, पढ़ने का अलग था। हम जब कई बार जाते थे तो इतना थक जाते थे, सुबह हम लोग 5 बजे हम उठते थे, पीटी करते थे। जब हम क्लास में जाते थे बहुत बारी नींद आ जाती थी, टू बी वेरी फ्रैंक। नवनीत, आई थिंक यू विल एग्री। और सो जाते थे हम, कई बारी पूछा जाता क्या हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमने साथ साथ में किया ट्रेनिंग में। नवनीत, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। नहीं, ट्रेनिंग बहुत ही एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहां पे आपकी पर्सनैलिटी निकलती है पहली बार, क्योंकि आप कॉलेज में होते हैं एंड दे ट्रेन यू टू बिकम एन ऑफिसर। आपको पब्लिक को फेस करना है जाकर, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक बहुत अपहिल टास्क होता है, और वो ट्रेनिंग इतने प्यार से होती है, इतनी रगड़ के होती है, उसको बड़े फनी यादें बनती हैं। और जिंदगी है ही क्या, बस हम यादें समेटते जाएं, एक अच्छी यादें बनाते जाएं, थोड़ी सी खुशियां बांटते चलें, थोड़ी सी स्माइल लोगों को देते चलें। और रविंद्र सर के साथ में कहूँगा, जो लोग आज सुन रहे हैं इसको, उनमें से आई विश कि बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज क्रैक करें,
और वो फिर हमें ईमेल करें या इंस्टा पे लिखें कि सर मैंने 4 दिया, आई थिंक दैट वुड बी जैसे कहते हैं द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अस, कि यार वो लगता है कि चलो, तो हमें ये एहसास होगा कि आपकी उस सक्सेस में थोड़ा सा, आपके उस हवन में जो मेहनत का फल है, उसमें एक आहुति हमारी भी थी, छोटी सी, हमारा भी थोड़ा सा योगदान था। तो बहुत अच्छा लगेगा कि अगर हमें ये सुनने को मिलेगा। प्रिया, मैं आपको बताऊं, सिविल सर्विसेज में आने से पहले मैं अपनी लाइफ में कभी, मतलब 1-to-1 लाइवली, मैं कभी भी किसी आईएएस आईपीएस या किसी भी सिविल सर्वेंट से मैं नहीं मिला था। तो आईएएस आईपीएस तो जैसे हम बहुत छोटी जगह पे थे, एटा में, तो उनका घर बाहर से देख के खुश हो जाते थे कि एक इतना बड़ा घर था। तो मैं साइकिल से जाता था, तो एक ही रोड पे, कचहरी रोड है एटा के, अगर कुछ लोग जुड़े होंगे जानते हैं, तो उसमें दाहिनी तरफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर है और बाईं तरफ एसएसपी का घर है। तो वहीं से निकलते थे हम लोग, एक तरफ उनका घर, एक तरफ उनका घर, बस दूर से देख लेते थे इसके अंदर एसएसपी रहता है, इसके अंदर डीएम रहता है। लाइफ में कोई मौका नहीं मिला, इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम एक बार इनसे मिल सके, इनसे पूछ सके कि सर आपने कैसे तैयारी की और आप क्या हमें टिप देंगे। वो गाइडेंस की बहुत ज्यादा कमी थी। लेकिन आज आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग लकी हैं कि, और सबसे बड़ी बात है कि समय के साथ ये टेक्नोलॉजी है कि हम और आप आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। वी कैन शेयर बहुत सारी बातें जो अदरवाइज नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। एक बात मैं बताना चाहूंगा, जो मैं हमेशा, जो मुझे भी टिप मिली थी, कि एग्जाम्स में पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लिखना। आपको लिखना आना चाहिए। होता यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स की दिक्कत ये होती है कि उनको इंफॉर्मेशन बहुत होती है, इतना पढ़ लेते हैं 2-3 साल में कि उनसे कहा जाए कि ये लिखो तो वो 2000 वर्ड्स लिख देंगे उसके ऊपर, लेकिन जो आंसर पूछा जा रहा है वो सिर्फ 400 वर्ड से पूछा जा रहा है। एंड सेकंड कॉमन मिस्टेक्स जो हमारे एस्पायरेंट्स करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है ध्यान से। ये तो रियल लाइफ की बात है कि एक क्वेश्चन को सही से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है देन गिविंग द राइट आंसर, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड क्वेश्चन राइटली यू कैन नॉट आंसर इट राइटली। तो मेरी छोटी सी एडवाइस ये है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बार उसको पढ़ना है, एंड जिसे कहते हैं आत्मसात करना, इंटरनलाइज करना है उसको कि ये पूछना क्या चाहता है। कई बार वो पूछते हैं कि डिस्क्राइब, कई बार पूछते हैं एक्सप्लेन, ठीक है, कई बार कहते हैं राइट ए शॉर्ट नोट। जनरली हम समझते हैं तीनों का मतलब एक ही है। कई बार पूछते हैं कि गिव द क्रिटिकल इवैल्यूएशन, हम लोग एक ही सा आंसर दे देते हैं उसके ऊपर क्योंकि वो हमारे अंदर भरा हुआ है, हम निकाल देते हैं। बट द रियलिटी इज कि सबके आंसर्स डिफरेंट होते हैं। मैं चाहूंगा रविंद्र सर इस पर थोड़ा सा और रोशनी डालें। बिल्कुल सही है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं नवनीत सर कि क्या पूछा जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा करना चाहूंगा इसमें कि आपके क्या सब्जेक्ट्स हैं उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। आजकल प्रीवियस ईयर के पेपर्स अवेलेबल हैं, विद आंसर्स अवेलेबल हैं, तो आप उसको जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिए कि क्या पूछा जा रहा है और क्या लिखा जा रहा है, और वो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। जैसे मैं इंजीनियर हूं परंतु मैंने सोशल साइंस सब्जेक्ट्स लिए, तो वो भी आपको होना चाहिए कि मैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से लूंगा, उसका मेरे को फायदा होगा, वो मैं इंटरेस्टेड हूं भी कि नहीं। क्योंकि कई बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते, जैसे मैं अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, मुझे लगा कि नहीं यार, आई वांट टू डू समथिंग एल्स, आई विल टेक सम अदर सब्जेक्ट, तो ऐसे हमने चेंज किया उसको। तो आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आप उतने मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं कि नहीं, ये चीजें, ये क्लैरिटी आपका होना बहुत जरूरी है। और क्या पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है सिकेरा सर ने कि आपसे क्या पूछा जा रहा है उसको जरूर आप देख लीजिए। हाँ, तो आपका इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं आपके आंसर को, मेन बॉडी में क्या कर रहे हैं, और कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या होगा, चीजें जो है होना बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं हुआ तो आपको क्या है कि वो देखते हैं, कई बार कुछ एग्जामिनर्स होते हैं वो नीचे से शुरू करते हैं, आपका इसका क्या, इसमें समरी क्या है, तो वो समरी से फिर उनको पता चल जाता है हाँ ये आंसर इसने जो लिखा है ऐसा है। तो ये तो सब्जेक्टिव जो है, जो इलेबरेट जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के उसके बारे में बता रहे हैं। इसी तरह से हम प्रीलिम्स का भी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम क्वेश्चन, और कुछ तो सिर्फ हमको पास करना है, क्वालिफाई करना है, और जो हमारा जो मेन है उसके लिए कैसे करना है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इतना ही बोलना था, प्लीज।
थैंक यू सर। नवनीत सर, नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि मैं खुद यूपी से हूँ और मैं जब से पैदा हुई हूँ तब से आपके बारे में सुना हुआ है मैंने। आप उस टाइम पे यूपी में आए थे और धीरे धीरे हमें सब कुछ पता है। और बाकी लोगों को आई थिंक आपकी जो वेब सीरीज आपके ऊपर आई उसका सीजन 1 आया, अभी सीजन 2 चल रहा है भोकाल, उसके थ्रू पता चला हो या फिर शायद उन्हें पहले से भी पता होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपने जो भी चीजें करी, आपने भी जितनी भी चीजें वहां पे यूपी में करी, जो भी आपकी अच्छी कर्म थे वहां पे, वो इस बेस पे नहीं थे कि आपको सीरीज में आना है या फिर आपके ऊपर कोई वेब सीरीज बनेगी। लेकिन कुछ तो मोटिवेशन रही होगी, कुछ तो मोटिवेशन होती होगी व्हेन एवर यू हैड समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू और आपको डिसाइड करना होता था, एक चॉइस करना होता था कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन होती थी? प्रिया, मैंने बहुत ही सॉरी सॉरी हाँ, मैंने बहुत ही सच्चे दिल से ईमानदारी से आपको बात बताई कि एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े हैं। मैंने तो सिर्फ जो बचपन का ड्रीम था, सिर्फ हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ जाए, उसका अगला ड्रीम था 12th में आ जाए, फिर अगला था कि कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर था कि कहीं जॉब लग जाए। दैट इज द ड्रीम। ये कभी नहीं सोचा था कि आपकी कहानी इतनी अच्छी होगी कि लोग उसको देखना चाहेंगे, उसके बारे में सुनना चाहेंगे, या आप स्टेज पर माइक लेके खड़े होंगे तो आपको लोग वेट कर रहे होंगे, आपको आपकी बात सुनना चाहेंगे। ये तो जिसे कहते हैं ना, ये चीजें बियॉन्ड ड्रीम्स थी। ये चीजें कभी, मतलब आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन कभी ये चीज जहन में आई नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। ये चीज कभी सोची ही नहीं। एक बस वही छोटी सोच, एक मिडिल क्लास की एक गाड़ी हो जाए, एक घर हो जाए, माता पिता को थोड़ा घुमाएंगे, दैट्स ऑल, इतना ही सोचा था। लेकिन एक बात जो आपने बताई, इस सर्विसेज में आने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको करने का मौका बहुत मिलता है। एंड इन सर्विसेज में आने के बाद सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इंसान के अंदर एरोगेंस आ जाती है। दोनों चीजें बता रहा हूं। एक तरफ आपको लगता है कि आप इतने सारे जो हमारे अनप्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, इतने सारे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, अगर उस अन्याय को आप उनको न्याय यहीं पर दे दें, तुरंत ऑन स्पॉट उसको न्याय दे दें कि भाई ये छोटी सी बात है, इसको खत्म कर देते हैं, तो बड़ी नहीं होगी। अदरवाइज उस बेचारे गरीब को लड़ते 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 इतने सारे कोर्ट्स में लड़ना पड़ेगा कि उसकी जमीन तक बिक जाएगी, उसको बेचारा बेघर हो जाएगा। वो छोटी छोटी हेल्प अगर आप उसको ऑन स्पॉट ईमानदारी से, कुछ बड़ा काम नहीं करना है। मैं प्रिया आपको बताऊं, हम सिविल सर्वेंट्स को कोई बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ सही काम करने की जरूरत है। कोई हीरोइक बनने की जरूरत नहीं है। सिंघम या सिम्बा बनने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल सही काम कर दीजिए। उतना करने भर से पब्लिक इतनी त्रस्त है कि अगर आप सही को सही कह देते हैं ना, एज एसएसपी, एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो लोग आपको हीरो बना देते हैं। सही को सही कहने का हिम्मत होना चाहिए, और वो इसीलिए होना चाहिए कि ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने आपको यहाँ पे चुना है। लाखों लड़के थे वहां पर, लाखों लड़के लड़कियां थे, उनमें से आप आए हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्मार्ट थे इसीलिए आए। यू हैव बीन चूजन, तो इट इज योर ड्यूटी टू गिव इट बैक। तो मैं जब भी गरीब इंसान को देखता था, फटे नुचे कपड़े वाले को देखता था, तो अगर आप मुझे इजाजत दे तो एक छोटा सा अनुभव सुनाना चाहूंगा कि मैं अपने ऑफिस में जब लोग गांव के लोग आते थे, और तो गांव के लोग का आना और शहर के लोगों का आना में बड़ा फर्क होता है। शहर के लोग आएंगे बड़ी कारों से आएंगे, और वो पहले फोन वोन करवा के आएंगे, साहब वो फलां साहब मिलने आ रहे हैं, ब्ला ब्ला, और वो दो चार लोगों को आएंगे साथ में, वो बड़ी चौड़ी बात करके कि भाई जलवा भौकाल दिखाने के लिए आते हैं। और गांव का जो आदमी आता है वो बेचारा डरा सहमा आएगा, बैठेगा। तो मुझे पता होता था, बिकॉज मैं गांव से बिलोंग करता हूं, कि बेचारा जो गांव से आया है, पहली बात यह है कि उसने 15 दिन सोचा होगा कि मुझे एसएसपी के पास जाना है, और उसके अंदर ये यकीन आया होगा, ये विश्वास अंदर से आया होगा कि मैं अगर एसएसपी के पास जाऊंगा तो मेरी बात सुनी जाएगी, मेरे साथ न्याय होगा। तब वो गांव से निकला होगा पैदल पैदल। सुबह उसकी माँ ने या पत्नी ने 2 रोटी को जो है कपड़े में एक आमिया के
अचार में लपेट के, उसको कपड़े में लपेट के पॉलिथीन में डाल के दी होगी, क्योंकि उसका वही खाना होना है दिन में। वो लपेट के बेचारा आता है हमारे पास, फिर टेम्पो पकड़ा होगा वो एसएसपी के यहाँ। तो मुझे पता था उसकी जर्नी मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद पैदल पैदल अपने गांव जाता था। 6 किलोमीटर का डिस्टेंस था जहां से बस उतारती थी, तो 6 किलोमीटर पैदल हम लोग गांव जाया करते थे बचपन में। तो मुझे पता है कि वो एक डिफिकल्ट लाइफ है। तो एज ए सिविल सर्वेंट मैं हमेशा सबसे पहले जो गांव के लोग हैं उनसे बात करता था कि दादा पहले आप अपनी बात बताओ, पहले आप अपनी बात बताओ। तो इससे क्या होता था, जो शहर के लोग हैं मोटे ताजे खा 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 कर जो गेंडे हो जाते हैं, वो बैठे वो चिढ़ जाते थे मेरे से कि हम तो इतनी बड़ी गाड़ी से आए हैं, हमारा कोई हमको कोई पूछ ही नहीं रहा है, मतलब इतना जलवा दिखा रहे हैं फिर भी हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, और ये तो पागल टाइप आदमी है, गांव के लोगों से बात किया जा रहा है, गांव से लोगों से बात किया जा रहा है। तो मेरा अपना मानना ये था, कई बार लोग गुस्सा भी हो जाते थे, उठ के चले जाते थे। तो मेरा बहुत ही पोलाइट उनको रिप्लाई होता था कि सी मैं आपकी बात भी सुनूंगा, आप कार से आए हो, अगर आप जल्दी में हो तो आप अभी आप चले जाओ, वापस आ जाना, आपको 5 मिनट लगेगा वापस आने में। ये बेचारा 15 दिन में एक बार आया है, अगर ये वापस चला गया ना, ये दोबारा नहीं आएगा। तो ये एक बहुत छोटी सी बात है जिसको कि हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो जब आप ऐसे काम करते हैं तो बहुत यादें बनती हैं आपकी। तो एक जो बात मैंने आपसे कही थी, और वो यादें आपको मोटिवेट करती हैं और आगे बढ़ने के लिए। उनकी दुआएं जो होती है ना, ये बातें साइंटिफिकली तो मैं प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हजारों लाखों लोगों को जिनकी हम लोगों ने मदद की है किसी न किसी तरीके से, पूरी मदद ना हो पाई हो, आधी ही सही वो की है, उनकी दुआएं आपका मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ा के रखती हैं। आपको कहती नहीं, आपने अच्छा किया है तो आपके साथ भी अच्छा होगा, कीप मूविंग। एक बुजुर्ग सा इंसान मेरे यहाँ आया, तो जनरली टेबल काफी चौड़ी होती है, तो वो धीमे धीमे बोल रहा था, तो उसकी आवाज भी साफ से नहीं आ रही थी। तो मैं अपनी चेयर छोड़ के उसके पास जाके बैठ गया। मैंने कहा दादा मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है आपकी। तो उसने बताया कि बूढ़ा था, से अराउंड 65-70 के आसपास एज में, काफी एज थी। तो उसने कहा कि साहब अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा इकलौता लड़का है और उसकी शादी हो गई, और अब मेरा इकलौता लड़का मुझे रोटी तक नहीं देता है। अब यह सोचने वाली बात यह है कि यह प्रॉब्लम एसएसपी की नहीं है। एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि अरे भाई आपके लड़का आपको रोटी नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं, आई मीन दिस इज नॉट माई जॉब। ठीक है, कोई एरेटिक आदमी होगा तो उसको बुरा भला भी कह देगा कि आपने ऐसे लड़के को पैदा ही क्यों किया। सी, आप कुछ भी कह सकते हो। नाउ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस कि आप एसएसपी हो। अब आप इसको ऐसे सोचो, वो बेचारा ये घर की बात, उसको रोटी नहीं मिल रही है, ये कहने के लिए इतनी दूर से यहां तक आया है, वो उस उम्मीद से आया है कि शायद ये एसएसपी इसका हल कर देगा। लुक एट द एस्पिरेशन ऑफ दैट मैन। अगर आपकी पोजीशन ये एस्पिरेशन उनके अंदर पैदा कर रही है, बच्चों के अंदर ये एस्पिरेशन दे रही है कि आदमी जस्ट है, इससे बड़ा काम आप क्या कर सकते हैं। तो हम सही काम करके ये एस्पिरेशन दे सकते हैं। तो मैंने उसकी बात सुनी, मैंने पूछा कि आपके लड़के के पास कोई मोबाइल नंबर वगैरह है, तो उसने अपना पर्चा वर्चा खोल खाल के, कागज के कहीं लिखा हुआ था, मोबाइल थे उस जमाने में, 2004 या 5 की बात है। तो मैंने उसको लड़के को फोन पे डांटा, कस के डांटा। मतलब पीआरओ ने कहा एसएसपी नवनीत सिकरा बात करेंगे, तो उस वक्त थोड़ा नाम हुआ करता था, तो बेचारा वैसे ही डर गया, वो तो स्टेमर करने लगा, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। तो मैंने उसको अच्छे से हड़काया। हमने कहा कैसे तुम लड़के हो, है तुम्हारा पिता तुमको कंधे में बिठा के, तुम्हारी माँ नहीं थी, बताया उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी, जिंदगी में रोटी बना के तुमको खिलाया, अब वो बूढ़ा हो गया तो तुम रोटी नहीं खिला सकते उसको, कैसे बेशर्म इंसान हो तुम। मतलब खूब इस तरीके की मैंने उसको खरी खोटी सुनाई। और मैंने कहा कि हर महीने मेरा पुलिस वाला तुम्हारे घर जाएगा, और एक भी तेरी शिकायत आ गई तो मैं तेरा बैंड बजाऊंगा। तो ये मैंने उसको बोल दिया। भूल जाते हैं इसके बाद, लेकिन वो बंदा हमारा हर महीने जाता रहा। फिर मेरा ट्रांसफर हुआ। जब मेरा ट्रांसफर हुआ मुजफ्फरनगर से, तो मैं वापस आ रहा था, तो ट्रेन भीड़ थी बहुत ज्यादा,
और एक बड़ा इमोशनल मोमेंट होता था, क्योंकि 1 डेढ़ साल वहां रहा, बहुत सारे लोग आए थे स्टेशन पर, मतलब स्टेशन भरा हुआ था, पूरा स्टेशन भरा हुआ था, जैम पैक। तो कई बार मुझे अंदर से फील हो रहा था कि जो है कितना प्यार मिला, और मैं जा रहा हूँ। 2 4 इमोशनल चीजें भी याद आई, बट आई कंट्रोल माई इमोशंस कि नहीं, इट्स ओके। आप यहाँ से लखनऊ जा रहे हो, इट्स गुड। आपको आपके काम की वजह से आपको लखनऊ का चार्ज मिल रहा है। तो शाम का टाइम था, 5 6 बजे की बात थी, हल्का हल्का डस्क शुरू हो रहा था। भीड़ खत्म हो गई, ट्रेन चल पड़ी। भीड़ से दूर जब मैं गेट पे खड़ा होकर ऐसे ऐसे सबको हाथ हिला रहा था, तो लास्ट में जाके आई सॉ एन ओल्ड मैन। जब भीड़ खत्म हो गई उसके बाद वो खड़ा हुआ था, और वो वहां से ऐसे हाथ हिला रहा था। देन सडनली मेरे दिमाग में चमका, ऑलमोस्ट 30 सेकंड के बाद, अरे ये तो, मुझे लगा ये मैंने देखा हुआ है कहीं पे। तो मुझे याद आया कि ये तो वही बुजुर्ग हैं जिनको मैंने एक बार इनके लड़के को डांटा था। तो ये बात इतना अंदर तक मुझे, जिसे कहते हैं ना, इतना प्यार अंदर उमड़ आया मेरे अंदर, कि जो मैंने इमोशंस कंट्रोल किए हुए थे, मेरे से कंट्रोल नहीं हुए। मैं तुरंत गेट से अंदर आया, और वॉशरूम जो होता है ना ट्रेन के अंदर, उसमें घुस गया, और खूब आंखों में आंसू भर के रो लिया। किसी कि अगर हमारी लाइफ में, हम किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज ला सकते हैं, थोड़ी सी खुशी बांट सकते हैं, कर देना चाहिए। एंड गॉड हैज गिवन दिस थिंग, गॉड हैज ब्लेस्ड अस फॉर सच ब्यूटीफुल थिंग्स। तो ये प्यारी प्यारे काम करते रहिए। इनकी दुआएं आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगी, आपको खुश रखेंगी, और सबकी मदद करिए, आगे बढ़िए। दैट इज द लाइफ। सविंदर सर। एक्सीलेंट, आई वाज मेस्मराइज्ड। आप जिस तरह से बता रहे थे, इतने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, अगर हम Yes. उससे बताएंगे तो पूरा उसी पे चला जाएगा। एंड चला आई जाएगा। थिंक ये स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है बतानी, क्योंकि ये इससे आप इंस्पायर होते हैं। आईपीएस या आईएएस या कोई भी सर्विस का तंबा लगना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट बट इम्पॉर्टेंट, आप इट्स वहां नॉट पे इम्पॉर्टेंट। जाके जो सर्विस देते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट। करेक्ट। उससे ही आपकी इमेज बनती है, उससे ही लोग आपको बार बार आके मिलते हैं, उससे ही आप जब उस जिले में दोबारा जाते हैं पूरी भीड़ लगती है कि भीड़ लग जाती है। हमारे एसपी साहब, हमारे सिकेरा साहब, हमारे वो बोलते हैं हमारे। तो जब वर्ड आता है ना, प्रिया हमारे हैं ये अपने, वो इतना अच्छा लगता है कि आप पूरे शहर के अपने हो जाते हो, उनके घर के लाडले हो जाते हो। दैट इज द फीलिंग। वो फीलिंग महसूस नहीं कर सकते until unless आप वहां पर हो। और ऐसी जो आप बता रहे हैं, जो रोना आता है बहुत बारी आता है, जब आप किसी का बच्चा किडनैप हुआ है और जब आप हाँ, उसको दे देते हैं उसका बच्चा, वापस देते और हो वो उसको, माँ ओहो, आपके पाँव में गिर जाती है। गिर जाती हमने है। कुछ करेक्ट। नहीं किया, हमने अपनी नौकरी करी है, वो सिर्फ वो इतना इससे खुश हो जाती है कि आपकी वजह से मेरा बच्चा मिला। हमने कुछ नहीं किया, मेरे स्टाफ ने सिर्फ मुझसे बातें की, उससे इंफॉर्मेशन जो मिली उसमें हमने कार्रवाई की, तुरंत कार्रवाई की, तुरंत बच्चे को रिकवर किया, करेक्ट। उसका बच्चा उसको दिया। ये मेरा काम था या हमारा काम है, परंतु उसने पाँव जब पकड़ लिए लोगों के सामने, उससे बड़ा मतलब हम, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है वो। सही बात है। ये जो आप दैट्स अ बच्चों को सुन सर्टिफिकेट रहे फ्रॉम हो गॉड। ना, तो आप बिल्कुल, इसमें बहुत अच्छा मौका है इसमें काम करने का, इन सर्विसेज में। आई थिंक करेक्ट। वी आर स्पेशली चॉजन बाय गॉड कि गॉड, आपके वी थ्रू आर ये, ब्लेस्ड। which is so very important. तो आप बिल्कुल सही बोल रहे रविंद्र हैं सर, नवनीत, एब्सोल्युटली। I am relating everything with you, whatever you said. रविंद्र Yes. सर, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे बताना चाहूंगी, बिकॉज आप जैसे जैसे मैं सुनती जा रही हूँ, मतलब लिटरली आई एम गेटिंग गूज बम्प्स। कुछ 3 4 साल पहले नवनीत सर का एक इंटरव्यू आया था, और मैं उस टाइम पे उनमें उसमें उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर कोई इंसान अगर किसी लड़की को परेशान करेगा यूपी में, तो आजकल पुलिस के हाथ इतने आगे कि तुम पाताल में भी होगे तो वहां से भी तुमको पकड़ के लाएंगे। सर मैं आपको बताऊं, कुछ साल पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, और मैंने उसके 3 दिन पहले, आई डोंट नो हाउ, मैंने 3 दिन पहले ये इंटरव्यू सुना था, और मैंने सर को सुना था। मुझे कुछ नहीं पता था क्या आईपीएस होता है, बस मैंने सुना था कि पुलिस वाला है कोई, और उसने ये चीज बोली है कि आजकल तो आप पब्लिक वाईफाई से करोगे तो भी आपको पकड़ लिया जाएगा, और ऐसे। एंड सर ने बोला कि आपको उस पर रिएक्ट करना है, आपको रुकना नहीं है, आपको उस जगह चुपना पे नहीं अपने है। आप को। हाँ, चुप नहीं रहना है, और सर चुप्पी तोड़ो खुलकर आई बोलो, बोल रहे हैं। आई डिडंट
मैं चुप नहीं रही उस जगह पे। और वो 3 दिन पहले का इंटरव्यू था सर, वो सिर्फ 3 दिन पहले का इंटरव्यू था, जिसमें मुझे लगा कि आसपास पुलिस चौकी है और कोई ना कोई होगा। मैं अपना काम करती हूँ, कोई ना कोई होगा। और दिस इज अ रियल थिंग सर। आप जैसे जैसे बता रहे थे और मेरे को लगातार गूज बम्स आ रहे थे, मैं बस ये चीज बताना चाहती थी। बहुत अच्छी बात। ओके रविंद्र सर, क्योंकि अभी तो बातें बहुत ज्यादा अलग उस जगह पे पहुंच चुकी है, लेकिन स्टिल मैं उसको फिर से अपनी यूजी टॉक्स पे लाना चाहूंगी। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे जैसे आप सर, आप जैसे जैसे बेटर पोजीशंस पे पहुंचते हो, आपके ऊपर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो उसके साथ साथ कभी ना कभी आपको भी, मतलब नो मैटर आप ऑलरेडी उस जगह पे हो। 2 सेकेंड, आई थिंक सर का नेटवर्क कुछ, नेटवर्क इश्यू है उनका। हाँ, लेट मी एक्सेप्ट। सर की भी रिक्वेस्ट नहीं आई है। सर मैंने इनवाइट कर दिया है सर को अगेन। ओके, हाँ, मे बी दोबारा से आएंगे। यस सर, आई एम वेटिंग। सर यस प्लीज। आज की व्यूअरशिप देख के भी हमें आप मेरे साथ यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं, और आज आप दोनों यहाँ पे साथ में हैं, और आज जिस तरीके से पीपल आर लाइक सो into this session and they don't want to leave, because आपको भी दिख रहा होगा कि व्यूअरशिप अभी तक। मैं देख रहा हूँ बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब तक आप आते हैं तब तक मैं बताना चाहूँगा, कुछ बच्चे, कुछ एस्पिरेंट्स जो हैं, उनके एग्जाम्स हैं, उन्होंने उनकी तैयारी जो की है, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। डू योर बेस्ट, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड बी डिटरमिन्ड कि मुझे ये करना है। तो मैं जो भी एग्जाम्स आप लिखने जा रहे हैं, किसी भी तरह के हो, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अच्छे से आप क्वेश्चंस को समझें, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझें, और उसके बाद में उसका आंसर लिखें। और कुछ मैं देख रहा था नीचे कमेंट्स में, कुछ बच्चे जो हैं गांव से हैं, और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप बेशक गांव से हो, आप किसी चीज में कम नहीं है। आपको सिर्फ अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप उसमें, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है और सच्चे दिल से आप मेहनत कर रहे हैं, आप कहीं से भी हो। आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ, जो गांव से हैं या 3 टियर सिटीज से हैं, वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आप किसी भी चीज में कम नहीं है। आप बेशक गांव से हो, पर यू विल डू वेरी गुड। हैव फेथ इन योरसेल्फ। वो एक चीज मैंने इसमें देखी थी। दूसरा, मैंने जो आप कुछ लोग बोल रहे थे, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। सी, वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी, इट इज इंग्लिश, and we try our best to reach to you, to the maximum people, so that you are able to understand what we are saying. Yeah, Navneet sir is back. So Navneet sir, मैं एक चीज बता रहा था, बच्चों को कुछ एग्जाम्स दे रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू करिए। या नवनीत, कुछ बच्चे बोल रहे थे कुछ एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, तो वो बोल रहे थे कि हमको बेस्ट विशेस दें, तो मैं उनको विशेस दे रहा था। दूसरा, कुछ लोग गांव से थे, वो बोल रहे थे कि हम कर सकते हैं कि नहीं। मैं उनको ये बता रहा था, आपके सामने इतना अच्छा एग्जाम्पल है, और गांव से हो या 3rd टियर सिटीज से हो, आजकल मुझे लगता है कि वहाँ के बच्चों में एक अलग पोटेंशियल है, अलग कॉन्फिडेंस लेवल है। वो किसी भी चीज में कम नहीं है। अगर थोड़ा सा आपको कम वो है, तो वो आपका कॉन्फिडेंस, आप अपने जितना मेहनत करेंगे, आपका उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप कुछ बोलना चाहेंगे उन बच्चों को? इनफैक्ट रविंद्र सर, मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि जो गांव के और 3 टियर के जो बच्चे हैं, उनके अंदर जो रगडनेस, जो विल पावर होती है, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि वो बड़े थपेड़े खाकर आगे बढ़ते हैं। और जो पेड़ बहुत सारे पत्थरों को हटाकर आगे खड़ा होता है ना,
जना उसको फिर कोई गिरा नहीं पाता है, उसकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं, बहुत थपेड़े खाकर आगे बढ़ते हैं। तो एक बात, जो गांव के और जो रिमोट एरियाज के बच्चे हैं वो एक बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है ये आईक्यू का एग्जामिनेशन नहीं है। इसमें आईक्यू 160 वाले भी नहीं इसको पास कर पाएंगे। ये एग्जामिनेशन जुनून का है, ये एग्जामिनेशन आपके डिटर्मिनेशन का है, आपकी विल पावर का है। और इसमें उन चीजों के अंदर उसको अगर आप मैनेज कर सकते हैं अपने, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर ओन माइंड। जैसे कि रविंद्र सर बताते हैं कि मेडिटेशन बहुत करते थे, ये पहले भी बहुत करते थे, और मेडिटेशन करने से इनका माइंड फोकस रहता था। तो अगर आप उसको फोकस कर ले, फोकस साहब इतनी बड़ी चीज होती है कि जैसे आजकल सर्दियां चल रही हैं और आपने देखा होगा कि धूप जब आती है तो हम लोग जाके बाहर बैठ जाते हैं पार्क में, भाई इतनी अच्छी धूप लग रही है, मजा आ रहा है। तो वो जो धूप का मजा हमें मिलता है, लेकिन आप सोचिए अगर उसी लाइट को आप एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस कर दें, करके देखिए, आग लगा देती है। इतनी सॉफ्ट लाइट जो आपको एक हल्की वार्मथ देती है, लेकिन अगर उसको आप फोकस कर देते हैं तो नीचे पड़ा कागज का टुकड़ा ऐसे धू धू करके जलने लगता है, आग लगा देती है। तो ये फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी एनर्जी को फोकस कर लेंगे ना, कहीं पे भी फोकस कर लेंगे, तो वो होना तय है। और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा करना है, लंबे समय तक करना है ना, ऐसा नहीं है। लाइफ में सिर्फ हार्डवर्क ही एक ऑप्शन नहीं है, हार्डवर्क भी जरूरी है, पार्टी भी जरूरी है, पेरेंट्स के साथ घूमना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती, सब कुछ लाइफ का हिस्सा होते हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं उनको मैं एक सलाह दूंगा कि आजकल जिंदगी जो है ना, पहले 50, 55, 60 पे खत्म हो जाती थी, अभी 80 तक चलती है, 90 तक चलती है, और अच्छी वाली चलती है। तो आपको सिर्फ अपनी लाइफ में 18 से लेके 25 तक 7 इयर्स आप फोकस कर लीजिए, अपनी लाइफ को बना लीजिए, अपने करियर को, ठीक है। उसके बाद 70 साल अगले पूरा मौज करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इन 7 इयर्स में आपने पार्टी ज्यादा करी तो फिर पूरी लाइफ की पार्टी आपकी थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। लेकिन इस 7 इयर्स में आपने अपने आप को फोकस किया तो आपकी पार्टी वुड बी ऑन फॉर टिल 95। मेरे जो कहने का आश्चर्य वो आप समझ गए होंगे, वर्ड से मत जाइए, पार्टी डजंट मीन एग्जैक्टली व्हाट पार्टी इज, बट मैं जो कहना चाहता हूँ इन 7 इयर्स को फोकस करने की जरूरत बहुत है। एक बात और बताना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज के जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो एक ऑप्शन बी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि 10 लाख 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं और उनमें से 1000 लोग फाइनली सिलेक्ट होते हैं। तो नेचुरली बहुत बड़ा नंबर 14,99,000 लोग वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और हर साल यही सिचुएशन होती है, हर साल नए बच्चे और जुड़ जाते हैं। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच ये होनी चाहिए दैट वी शुड कीप ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी का रिमोट होना चाहिए। मतलब ठीक है, पहले हम इधर अपना 100% देंगे, 200% देंगे, 1000% देंगे। इन केस वी फेल, we don't fall on the ground, there's an option B, there's a platform, we land there, वहां से हम दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो मेरी छोटी सी एडवाइस होगी कि ऑप्शन बी जरूर रखें, फोकस से करें, और फोकस इतना अच्छा करें कि उस वक्त ये मत सोचिए कि वो क्या पढ़ रहा है। कई बार ये भी होता है कि आपका जो फ्रेंड होता है ना, कई मैंने देखा वो कुछ पढ़ के आएंगे और कुछ 4 बातें बता देंगे, मैंने ये, आप डिप्रेस हो जाओगे, इसको कितनी नॉलेज है। आप यकीन करिए ऐसे डिप्रेशन में बिल्कुल मत आइए, ये ट्रैप होते हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के ट्रैप होते हैं। पता चला कि आप यूजलेस चीज पढ़ना शुरू कर दोगे उसके चक्कर में। नो, अपना फोकस बना के रखिए और इस तरीके के ट्रैप से बचिए। और अब रविंद्र सर, मैं, हम लोग अवेलेबल हैं, इंस्टा पे भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, और आप यूपीएससी से या एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज पूछते हैं तो उसमें हमें जरूर लिखें, और आई वुड लव टू रिप्लाई, रविंद्र सर वुड लव टू रिप्लाई, क्योंकि हमारी हेल्प से अगर आपने कुछ कर लिया तो आप यकीन करिए आपकी तो लाइफ बन जाएगी, लेकिन हमको बहुत खुशी होगी, हमको ये कहने को मौका मिलेगा, देखो हमने भी थोड़ा सा इसमें अपना एफर्ट मांगा। रविंद्र सर, बहुत अच्छी बात कही नवनीत सर आपने। इनफैक्ट वी आर देयर विद यू व्हेनेवर यू फील लाइक, इफ यू आर स्टक समवेयर, इफ यू फील कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं फंस गया हूं, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा,
तो आप उस समय भी बात कर सकते हैं। और हम लोग आपके साथ हैं बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस माध्यम से हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही एक चीज़ बोली थी नवनीत सर ने कि हमारे समय में इतने लोगों से हम इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते थे। Now you have heard about the officers and these officers are talking to you. It is such a big thing. Take advantage of this. और ये advantage मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपको पूछने का कम से कम एक माध्यम तो मिल रहा है, और सिर्फ उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है कि हाँ, हमने जो गलतियां की हैं वो गलतियां आप ना करें। हाँ, आप हम तो यही चाहेंगे कि आप जो सुन रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आप लोग इसको क्लियर करें। करेक्ट। तो बी फोकस, इट इज सच अ नाइस थिंग व्हिच यू मेंशन कि फोकस होना लाइफ में जरूरी है। अगर आपका फोकस ही नहीं है तो मुझे लगता है आप भटकते रहेंगे, कभी ये कर लूं मैं, कभी वो कर लूं, वैसा नहीं हो। अब ये चीज करनी है तो बी फोकस्ड और वही चीज के पीछे पड़े रहिए। दुनिया तो कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, लोग बोलेंगे। आपकी तरक्की से कई बार आपके रिश्तेदारों को भी प्रॉब्लम होती है, आपके दोस्तों। थ्री इडियट्स का वो जो है, जब वो आपको टॉप कर लेता है ना दोस्त, तो बहुत बुरा लगता है। फेल हो जाता है, नंबर कमाते तो चलता है, वो टॉप करते हैं ना, अपने दोस्तों को भी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीजें होंगी। ग्रो, बी आउट ऑफ इट, थिंक डिफरेंटली। और जो डिफरेंटली और स्मार्टली सोचते हैं ना, वही आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। ये रविंद्र सर ने बहुत बात अच्छी कही है। ये वर्ड यूज नहीं कर पाए थे प्रिया हम लोग कि हार्ड वर्क करने से आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं, आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। सिर्फ हार्ड वर्क करने से सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको स्मार्ट हार्ड वर्क करना है। स्मार्टनेस, आपको क्या करना है, गार्बेज नहीं करनी है, इतनी सारी किताबें नहीं पढ़नी है, आपको सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है, सिलेक्टेड मटेरियल पढ़ना है। और मुझे एक एडवाइस किसी ने दी थी, मैं वो बोलना चाहूंगा दोबारा से सिविल सर्विसेज के बारे में, दैट यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट समथिंग। ये सिविल सर्विसेज का एक मूल मंत्र होता है। कुछ चीजें पे आप मास्टर होने चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पता होना चाहिए। और जो रविंद्र सर ने बात कही मोटिवेशन की, तो एक मुझे याद आ रहा है, आपके रविंद्र सर आपके पोवई का ही एक एग्जांपल है, आईआईटी पोवई का, मुंबई का। मैं आईआईटी में गया था, किसी मेरा कोई सेशन वगैरह था वहां पर, और वो करके मैं रात को एक और यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक चीज और बताना चाहता था नवनीत सर के बारे में। इन्होंने लगभग 125 लेक्चर्स दिए हैं आईएम्स में, अलग अलग आईएम्स में, स्पेशली आईएम लखनऊ में काफी समय से ये देते रहे हैं। और ये काफी इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, बच्चों से, और जो आईएम के स्टूडेंट्स हैं उनसे। प्लीज कंटिन्यू। अरे वो आप सुनिए, मजे की बात सुनिए। तो शाम को मेरे ख्याल से कोई फंक्शन था या कहीं मुझे जाना था, तो मैं बाहर निकला। और आपको पता ही है, मुंबई में आके मैं कभी टैक्सी वो कार वाले बैठने में मुझे मजा नहीं आता, बिकॉज मुझे वहां ऑटो में बैठने का मजा मिलता है, वो यहाँ नहीं हम ले सकते। तो मैंने ऑटो बुलाया और ऑटो में बैठ के मैं निकल लिया वहां से। तो थोड़ी देर देखा कि एक स्टूडेंट मैंने देखा पीछे बैकपैक लटकाया हुआ था, और वो भी ऑटो को जाने के लिए बोल रहा था। तो मैंने देखा, तो फिर मैंने कहा रुको, स्टूडेंट है, इससे पूछ लेते हैं, इसको रास्ते में ड्रॉप करने को छोड़ देते हैं। तो उसको मैंने अपने साथ बिठा लिया, और फिर हम लोग बात करते हुए आए। फिर पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि सर इसी रास्ते पे है, मेरा थोड़ा सा आगे है, आपका पहले पड़ेगा। मैंने कहा प्रीटी गुड, आप बैठो। वो आईटी का ही बच्चा था, और हम लोग फिर रास्ते भर गपशप मारते गए, काफी दूर जाना था। फिर ऑटो वाले को मैंने फुल पेमेंट किया, यानी उस लड़के को जहां तक जाना था उस तक का मैंने फुल पेमेंट किया। मुझे पता है कॉलेज के दिनों में पैसे वैसे नहीं होते, पॉकेट बिल्कुल खाली होती है। सो आई पेड द एंटायर मनी। और बोला नहीं सर मैं देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं, जब तुम्हारा जॉब लग जाएगा तब तुम मुझे एक ऑटो राइड कराना, ठीक है? बात आई गई हो गई, भूल गए हम लोग। मेरे ख्याल से 2008-9 की बात हो गई। 2013 में उसका फोन आया, सर ऑटो राइड ड्यू है आपकी। मैंने कहा कि बिल्कुल, अब बताओ कि किस खुशी में। बोला सर मैंने भी आईपीएस बन गया, अब मैं भी आईपीएस बन गया। उसने सिविल सर्विस क्रैक कर लिया। और हो सकता हो मेरी बात कभी ना कभी आपके इसको देखेगा तो उसको याद आ जाएगा। मैं उसका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से 13 या 12 बैच का वो आईपीएस बना। मुझे इतनी खुशी हुई कि वो ऑटो राइड, देखो ये लम्हे होते हैं, मोमेंट्स होते हैं। वो ऑटो राइड मुझे आज तक याद है उसकी, कि उस ऑटो राइड में हमने बहुत सारी बातें की। उसे सिविल्स के बारे में बहुत पूछा मेरे से, तो मैंने उसको बहुत बताया भी।
तो मुझे लगता है शायद उसमें से 1%, 0.1% थोड़ा सा मेरा भी योगदान उसमें रहा होगा. दैट गिव्स अ गुड किक टू अस. रविंद्र सर. बिल्कुल सही बोला आपने. नोइंगली एंड अननोइंगली वी इंस्पायर पीपल, और हमको पता भी नहीं होता हम क्या, हमारे एक्शन से, हमारे कंडक्ट से, हमारे कम्युनिकेशन से हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंस्पायर करते रहते हैं. और ये हम सबका काम है इंस्पायर कर. किसी से बोल लेने से हम कुछ कम नहीं हो जाते, अपनी नॉलेज शेयर करने से हमारी नॉलेज कम नहीं हो जाती. कई बार मैं बोलता हूँ कि अगर ऐसा है तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं. अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर आपको लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट दूर है, तो आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं. तो ये सब चीजें आप ग्रुप स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने पॉइंट जो आपने पढ़े हैं वो बता नहीं रहे. वो आप बड़ी संकोचित मानसिकता है वो. सो यू मस्ट डिस्कस, यू मस्ट इलैबोरेट, यू मस्ट शेयर योर नॉलेज. हो सकता है वो गलत हो, तो बाकी जो लोग सुन रहे हैं वो आपको बताए. जैसे हम 4 लोग हैं तो हमको एक ही सब्जेक्ट के 4 व्यू पॉइंट्स मिलते हैं. अगर हम अकेले पढ़ रहे हैं तो हमको ज्यादा टाइम लगेगा, हम ग्रास्प नहीं कर पाएंगे. ये बहुत चीज मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, और जरूर इस पे आप सोच के देखिए. जो भी बच्चे आप सुन रहे हैं, आई थिंक नवनीत सर, यू एग्री? नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री विद यू. और मेरे ख्याल से हम लोग ये प्लान कर सकते हैं कि इन्हीं बच्चों के साथ नेक्स्ट सेशन हम लोग थोड़ा सा सिविल सर्विसेज या जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उनकी स्ट्रेटेजीज पे बात कर रहे हैं. आज का हमारा सेशन मोरलेस हमारी मेंटल हेल्थ पे रहा है, हमारे मोटिवेशन हम लोग कैसे मेंटेन करें, स्ट्रेस को कैसे लड़ें उससे, उस पर रहा है. बट वी कैन डेफिनेटली फोकस स्लाइटली मोर कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस हम लोग कैसे तैयारी करें, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन की चैलेंजेस आते हैं, कई सारे फैमिली चैलेंजेस आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल घर में आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक शादी आ गई, अब लोग रिलेटिव्स आपको प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको शादी में जाना है. तो ये बहुत ही ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं कि हम जाएंगे तो मेरा 1 दिन खराब होता है, 2 दिन खराब होते हैं, और अगर नहीं जाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे. तो ये चीजें जो प्रैक्टिकली हम लोग फेस करते हैं, तो ये सबने फेस करी होती हैं, और हम लोग भी फेस करते हैं, और ये सब चीजें सबकी लाइफ में आती हैं. सो वी हैव टू, रियल लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है जो एलियन है, सब लोग यहीं पैदा हुए हैं, सबके सामने सिमिलर प्रॉब्लम्स होते हैं. श्योर सर. सर आई थिंक हमें काफी सारे ऐसे सेशंस, जब भी आप लोग के पास टाइम हो, काफी सारे ऐसे सेशंस करने पड़ेंगे, क्योंकि आज भी काफी सारी बातें होने के बावजूद ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत कुछ रह गया है, बहुत सारी चीजें रह गई हैं जो अभी पूछनी है, जो जाननी है. तो मैं आप लोगों से एक लास्ट चीज और पूछना चाहूंगी कि जैसे लोगों के लाइफ में फेलियर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और उसके साथ साथ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, उसके साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है अगर आपकी लाइफ में कोई गोल होता है. तो वो कैसे किया जाए? बिकॉज जब प्रॉब्लम्स होती है वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, वो आपको, फेलियर्स अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो वो कहीं ना आपको नीचे खींचते रहते हैं कि अभी हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करनी है. तो उनके होते हुए हम कैसे वर्क करें अपने गोल के टुवर्ड्स? सर, रविंद्र सर. मुझे लगता है कि नवनीत सर ने इस पे काफी अच्छा पहले ही बोला. मैं सुनना चाहता था कि किस तरह से हम अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, या फिर जो चीजें हमको नीचे खींच रही हैं, जो गिरा रही हैं, डिमोरलाइज कर रही हैं, तो उसको हम कैसे फाइट करते रहें. देखिए, ये पास फेल, सक्सेस और फेलियर, ये दोनों साथ साथ चलते हैं. मगर फेल होने के बाद में हम रुक गए हैं क्या, या हमने उससे कुछ सीखा नहीं है क्या, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, हम जब एक रास्ते पे चल रहे हैं, हमको बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स आएंगी. जैसे मैंने पहले ही बोला है, सपोज देयर इज अ स्ट्रीम और अ रिवर फ्लोइंग, उसके सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स आती हैं, या तो उसके ऊपर से जाता है, या सर्कमवेंट करके वो अपना रास्ता बनाते हुए चलता है. उसका गोल फिक्स है कि मुझे वहां पहुंचना है. रिवर का क्या होता है, ओरिजिन से लेके वो इट मर्जेस विद द सी और इन द लैंड समवेयर. उसका गोल है वो, बट उसके ऑब्स्टेकल्स की वो रुकती नहीं है, तो वो चलती रहती है. तो ऐसे ऑब्स्टेकल्स, फेलियर आते रहेंगे. तो उससे एक तो रुकना नहीं है, उससे सीखना है, और सीखना कि मैं अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता, अगर आपका गोल है कि आपको करना है,
तो आप किस चीज में कम रह गए? कुछ कोचिंग की जरूरत है क्या, या आपने आपकी आपकी जो तैयारी थी वो आपने स्मार्टली की कि नहीं की, या कोई चीज की कमी रहेगी, या मैं ग्रुप स्टडी कर सकता था क्या, या कुछ बुक्स नहीं पढ़ पाया मैं? वो सब चीजें उसमें करनी चाहिए, बट फेलियर से रुकना नहीं है, ये मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं भी रुक सकता था फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में, सेकंड के बाद में भी रुक सकता था, बट नहीं, मेरा क्योंकि मेरा गोल फिक्स था। मेरे डैड, मेरी मोम, उन्होंने बोला था। एक दिन मैं बताता हूँ कि जब मेरा अटेम्प्ट में फेल हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में, तो मैं और मेरी माँ, हम लोग रो रहे थे, मतलब ऐसा क्यों हुआ, वी वर क्राइंग, बट शी वाज आई सो कैन सपोर्टिव कि कोरिलेट। बेटा, हाँ, तो उसने बोला बेटा तू करना, तूने नौकरी छोड़ दी ना, हमने कुछ बोला तेरे को, तू कर रहा है, कोशिश कर रहा है, हमको मालूम है। तू ऊपर अकेला रहता है बरसाती में, मैं अपनी चाय बनाने के लिए नीचे आता था, उनको किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था, चाय सेम बना के थिंग। ऊपर चला जाता। तो देखिए ये सब चीजें हैं। तो वो सब करते रहते, उनको विश्वास था मेरे ऊपर, मुझे विश्वास था अपने ऊपर, और वो अनकंडीशनल प्यार होता है उन लोगों का। बस ये चीजें समझने की जरूरत है। अगर आप में ये चीज है, फेलियर आएगा ना, लड़ेंगे ना उससे। अगर अभी उम्मीद छोड़ दी तो आईएएस आईपीएस या कुछ भी आप बनेंगे, फिर क्या करेंगे? बहुत सारी अड़चन आती है आपको जॉब करते हो। तो ये तो एक स्टेप है, सीखो और आगे बढ़ो। वो कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार कभी नहीं हार होती। नहीं होती। तो ये बहुत जरूरी है। नवनीत सर। नहीं, बिल्कुल। अभी रविंद्र सर, आपकी बात से मुझे अपनी यादें ताजा हो गई। मैं भी ऊपर रहता था। ऊपर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा किचन साइज का एक रूम था, एक स्लैब पड़ी हुई थी। वही स्लैब मेरी मेज की तरह पढ़ाई पे काम करते थे। फिर जब ठंड हो जाती थी, बहुत ठंडी हो जाती थी, तो फिर एक मैं कभी शेयर करूंगा, मेरे भतीजे ने ना वो जो मेज और कुर्सी जिसमें मैंने पढ़ाई करी हुई थी, वो संभाल के रखी हुई है। तो वो मात्र मात्र जो टेबल थी, वो टेबल हम लोगों ने जुगाड़ लगा के बनवाई थी। मीनिंग भाई, नई टेबल लेने का पैसा नहीं था कि अब महंगी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं ना रिसोर्सेस कम है, वो एक एक्सक्यूज ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं है। उनसे मैं कहूंगा आप मेरी मेज देखना। एक टीन का हमारे पास एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। टीन का एक होता है ना जो रैक्स बनती हैं, एक वो पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने अकल लगाई कि इसमें अगर लकड़ी के नीचे 4 पाए लग जाए, मेरी मेज बन जाएगी। तो 30 रुपए खर्च करके वो मेज मैंने बनवाई थी। और उस पर अगर जोर से अगर हम हाथ रखते तो टन की आवाज आती थी, क्योंकि वो टीन होती है ना, ऐसे ऐसे हिलती रहती है। वो मेज आज भी रखी हुई है, और लकड़ी की एक मेज, एक कुर्सी, वो मेरी पढ़ाई होती थी। दैट्स इट। वही मेरे रिसोर्स थे, इसके अलावा कोई रिसोर्स नहीं था मेरे पास। तो वो चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा कि अगली बार वो है नहीं हमारे पास, मैं मंगा लूंगा उसको, लखनऊ मंगा लूंगा, और उसको मैं लाइव दिखाऊंगा, उसी में बैठ के आपके साथ चर्चा करूंगा कि ये एक्सक्यूज मत ढूंढिए, ये नहीं है वो नहीं है। देखिए, एक्सक्यूज ढूंढना शुरू कर देंगे ना, आपको हर चीज में एक्सक्यूज मिल जाएगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढते हैं। वो उनको उनको पता है मुझे पाना है, कैसे पाना है, आई विल मेक माई वे, चाहे जैसे भी हो। क्योंकि एक्सक्यूज आपको सुनाने हैं, हकीकत ये एक्सक्यूज कोई सुनेगा नहीं। नो बडी गिव्स अ डैम टू एक्सक्यूजेस। आप बोलते रहिए, एक्सक्यूज सिर्फ अपने आप को कन्विंस करने के लिए होते हैं। नो बडी इज रियली कीन टू लिसन टू एक्सक्यूजेस। और रविंद्र सर, जो आपने बात कही, ये मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जो मेरी मदर ने बचपन में सिखाया था। नदी का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, और मैं बड़ा लड़ंग था, लड़ाई बड़ाई करता था बहुत जल्दी। कूद फान करता था। तो उन्होंने ये कहा था कि बेटा, नदी को देखो, नदी, गंगा नदी को देखो, इतने शैतान बालक। मैंने कहा अगर चारों ओर से पत्थर घेर ले, उसको बड़े बड़े पहाड़ घेर ले, तो नदी क्या करेगी? ये मैं बहुत छोटा था, 6-7 साल का। तो मेरी माँ ने थोड़ी देर सोचा, और फिर सोच के उन्होंने एक बात कही। शी वाज जैप्ड, यार इसका जवाब मैं क्या दूं? पहले तो मुझे लगा देखो मैं जीत गया, लेकिन माँ ने सोचा, उन्होंने कहा कि नदी को अगर चारों ओर से घेर लोगे ना, तो नदी अपना कद बढ़ाएगी और पहाड़ों को रौंदते हुए उसके ऊपर से निकल जाएगी, उसको रोक नहीं सकते।
जिसको चलना है, जिसको बढ़ना है, उसको कोई रोक नहीं सकते। लड़ना नहीं है, बढ़ना है। तो ये उनकी बात मेरे जहन में हमेशा रहती है। तो अभी सर ने बात कही तो मुझे याद आ गई बचपन की बात। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मीठी मीठी स्ट्रगल्स। और एक चीज जो आपने बताया, मैं भी ऊपर से नीचे आता था चाय बनाने के लिए, और 5 मिनट में, 3 मिनट में चाय बन जाती थी, 2 मिनट में पी लेते थे, वापस चला जाता था। 5 मिनट का गैप होता था 1 घंटे में। तो वही मेरा मतलब चेंज होता था। ये तो भी कॉमन सी स्टोरी है, हाँ, ये भी कॉमन सी स्ट्रेटेजी। स्टोरी, क्योंकि वो ब्रेक मिल जाता था 5 मिनट का, माइंड फ्रेश हो जाता था उसमें। यस यस यस, बिल्कुल सही बोला। तो सर आज काफी सारी बातें हुई और काफी कुछ हम लोग को सीखने को मिला। और जैसा कि मैं रविंदर सर से पहले भी कह रही थी कि आज जितना व्यूअरशिप था हमारा, क्योंकि आप दोनों साथ में हैं और इतनी सारी कहानियां, इतने सारे किस्से, इतनी सारी मोटिवेशन, तो आई थिंक हमें बहुत सारे ऐसे सेशंस करने पड़ेंगे सब कुछ एक जगह पे लाने के लिए, सब कुछ सीखने के लिए जो भी आपके पास है बताने के लिए। तो आज मैं आप लोगों से गुड नाइट कहना चाहूंगी। सेशन को हम एंड करना चाहेंगे यहीं पे। जी और बिल्कुल। आई रियली होप कि आगे भी आप हमारे साथ ऐसे आते रहेंगे। और यहाँ पे इन लोगों को, जो भी लोग हैं यहाँ पे, मतलब एवरीबडी इज लाइक कि क्या इम्प्रेशन है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। Navneet, your closing remarks, please, to all the यस हाँ, viewers. द फर्स्ट थिंग कि सर आपने मुझे याद किया और इस लाइक समझा कि आपके साथ मैं एक शेयर, आपके डाइस को शेयर करूं, एक मंच को शेयर करूं। सो सिटिंग अलोंग विद आयरन मैन इज अ प्राउड थिंग फॉर मी। ऑनेस्टली आई नो दैट आई कांट डू आयरन मैन, बट मैं आयरन मैन तो नहीं, लेकिन ब्रासमैन बनने की कोशिश जरूर करूंगा। आई एम इंस्पायर्ड with you now. Not, if not 4 kilometers, I would like to I would like to swim for 2 kilometers. If not 180 kilometers bicycle, I would like to do it 90 kilometers, but something जरूर करूंगा। और जितने एस्पायरेंट्स हैं, स्ट्रेटजी बनानी है और बहुत सारी चीजें डालनी है। इतना बड़ा विशाल कोर्स है, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। तो बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि एक सेशन में सारी बातें आपको पता लग जाए। लेकिन आई होप कि यूपीएससी गाइड के साथ साथ हम लोग वी विल हैव मल्टीपल सेशंस, और अगली बार से कोशिश करेंगे कि हम लोग स्पेसिफिक टॉपिक पर रहें। आज तो एक पहला था, तो इंट्रोडक्टरी था, तो जेनरिक हमारी बात रही। आज हमने सभी ऑडियंस, सभी एस्पिरेंट के साथ एक कनेक्ट बनाया। नेक्स्ट के बाद हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक होकर एक ही टॉपिक पर बात करेंगे, और उसमें रविंद्र सर हम लोग थोड़ा प्रिपेयर भी करेंगे उस चीज को, पहले से प्रिपेयर होमवर्क करके आएंगे, ताकि हमारा होमवर्क आपके किसी काम आ सके। एंड थैंक यू प्रिया, एंड थैंक यू सर। आयरन मैन, आई लव यू। थैंक यू सो मच। और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो काफी सालों के बाद में नवनीत सर के साथ में आज जो शेयर किया, जो सीखा, आई एम रियली मोटिवेटेड। बिकॉज जिंदगी में जो आदमी ये समझे कि मुझे ही सब कुछ आता है या मैं ही सब कुछ हूँ, उससे ज्यादा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। हाँ, तो आज जो है हमने जो है कितनी नई चीजें सीखी, किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल करते करते आप किस तरह से आगे बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छी जर्नी नवनीत सर ने बताई, सुनाई। इससे बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। जो भी एस्पायरेंट्स आज सुन रहे हैं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज हैव फेथ इन योरसेल्फ, और आपके अंदर अपने ऊपर विश्वास है, फेथ है, तो आप किसी भी
चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर उसको जीत सकते हो आप। तो ये जो जीत है अपने ऊपर रखने की, विश्वास रखने की बहुत ही जरूरत है। आप बिल्कुल, कुछ लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे करते कुछ हैं, ना, आप, हाँ, उनका काम है कहना। उनका काम है कहना। तो आप उनको अगर इंपॉर्टेंस देंगे, उस पर अगर टाइम वेस्ट करेंगे, तो आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई हो नहीं सकता। तो आप उन चीजों को क्या इग्नोर करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो आपके रास्ते, आपकी विजन उतनी ही क्लियर होती रहेगी। प्लीज आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। बहुत सारी शुभकामनाएं। और यूपीएससी गाइड, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो Thank you. पेशेंट। यू हर्ड बोथ ऑफ अस। लास्ट थिंग, आज बसंत It was पंचमी my है। pleasure, sir. आज बसंत पंचमी है और मैं पंजाब में बैठा हुआ हूँ, गुरदासपुर में। तो बसंत पंचमी की पंजाब से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करें लाइफ में, और लाइफ में कभी ना कभी एक बार हमारे जितने एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ हम लोग कभी टकराएं, या हम लोग कोई ऐसी चांस बनाए जहां हम लोग टकराएं, एक साथ बैठे, चाय पिए, गपशप मारें, और आपके हम रिव्यूज सुने, जिंदगी को मीठा बनाएं, और ऐसे ही प्यारी सी जिंदगी चलती रहे, हम सबकी हेल्प कर पाए। यही शुभकामनाएं। थैंक यू सो सर मच। एक्चुअली जब हम लोग जब कहीं पे पहुंचते हैं, किसी एक जगह पे, किसी एक पोजीशन पे पहुंचते हैं, तो वो पोजीशन हमारी मेहनत होती है, हमारा डेडिकेशन होता है, वहां पे जाके कुछ ना कुछ काम करते हैं। लेकिन हम जब उधर पहुंच के कुछ बहुत अलग काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से निभाते हैं, तो हम बहुत सारे और लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और आप उसी तरीके से हैं हमारे लिए। और आज मुझे बिल्कुल एक शिष्य जैसी फीलिंग आ रही थी, और ऐसा लग रहा था दो दो गुरु बैठे हैं सामने और मुझे सुनना है। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच, सो रियली। मच। गॉड ब्लेस गॉड यू। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके फ्रेंड्स, बाय। आई होप हम ऐसे सेशंस और भी करते रहेंगे, क्योंकि आज तो सारी बातें नहीं हो पाई हैं, लेकिन काफी सारी बातें आज रह गई हैं। और आई थिंक ऐसे बहुत सारे सेशंस हमें करने पड़ेंगे, सारी मोटिवेशन, सारी इंस्पिरेशन को अपने अंदर लेने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। गुड नाइट।